चलो आज का देखो जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसे हम बोलते हैं अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देखो हमारे यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन मिलेंगे इसकी? 30। हाँ, लगभग ये मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन मिलते रहते हैं। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि पता चला कि तुम लोगों ने अगर यही बस कर लिया तो सोचो परीक्षा में पास हो। ठीक है, और है क्या ये समझना है पहले। तो सीधी सी बात है कि आखिर ये है क्या। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि ये सीधी सी बात है, ये तुम लोगों का पूरा अच्छा कम्युनिकेशन आप कर पाओगे जिससे इस पर हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक आपका प्रेषक और एक ग्राहक। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम आपके पास कुछ बातों को डिलीवर कर रहे हैं। और बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? ये प्रेषण, मतलब डिलीवर्ड करना, ये क्या है? प्रेषण। और अगर जो हमने डिलीवर्ड किया है वो तुम्हें समझ में आ गया, इट इज अ संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण एक ऐसा होता है कि जब हम किसी सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में बातों का कम्युनिकेशन हो पाए तब वो संप्रेषण होगा, अन्यथा वो संप्रेषण नहीं होगा। पता चला कि हम आपसे कोई बात करे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आप हमसे, हम आपसे कुछ कहें कि आप बताओ भाई, तो क्या आप हमें कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये संप्रेषण के लिए क्या हो कि ऑडिटर मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो एक अच्छा संप्रेषण है। बात समझ में आ रही? इसके देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि अगर हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें फुल कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने का, एक खड़े होने का, बोलने का, सबका एक लहजा होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। आई कांटेक्ट भी आपका एक प्रकार का संप्रेषण है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ संप्रेषण ऐसे होते हैं जो हम लोग बोल के करते हैं, कुछ संप्रेषण ऐसे होते हैं जो हमें बोलना नहीं पड़ता, सिंपल भी संकेतवाचक है। ठीक है, हम संकेत भी करते हैं, हमने ऐसे कहा, तुम लोग समझ गए। और ये कुछ जो बॉडी लैंग्वेज का संप्रेषण होता है, ये हर एक जगह विश्व में बिल्कुल सब जगह एक जैसा समान ही होता है। ठीक है, आप पता चलो हंसोगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि हंस रहा है। अब ऐसा नहीं कि पता चला अपने यहाँ हंस रहे थे ऐसे, पता चला विदेशों में हंस रहे थे कुछ ऐसे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो पता चला कि सब जगह का ये वाला बॉडी लैंग्वेज वाला संप्रेषण एक जैसा ही होता है। बात समझ में आ गई ना? तो देखो हमें क्या है, हमें हमेशा अपने आप को ऐसे शब्दों के साथ प्रयोग करना है, अच्छे शब्दों का, अच्छे चीज़ों का, कि लोग बात समझ में आ जाए। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, पहली बात तो हमें ये बता दो, एक जो वर्ड मिलेगा यहाँ पे, एक मिलेगा शासक और दूसरा मिलेगा प्रशासक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस तो समझ में पता है कि नहीं? शासक कौन होता है? शासक। चलो आप लोग अपनी पॉलिटी में बता दो, पॉलिटिक्स में, कि शासन और प्रशासन है कौन? जैसे हमने कहा एक शासक होता है, ठीक है, और एक शासक होता है। तो देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे अपने भावी प्रधानमंत्री जी देख लो। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कहा कि जैसे ये शुरुआत करते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो आप इन्हें सुनना चाहते हैं या ढेर सारे लोग इनको सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो अगर हमने कहा ये चीज़ें को अच्छे से बता पाएंगे तभी तो सुनेंगे, नहीं तो कुछ समय बाद सुनने वाले कुछ अलग अलग चेहरे बना रहे हैं, कोई उठ के जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि अच्छा संप्रेषण के लिए हमें कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग करना होता है कि जैसे जो एमएलए है, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये बोलते हैं तो कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग करते हैं जैसे पहली बात में ही लोगों को क्या कर लेते हैं, लुभा लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है?
वहाँ की लोकल लैंग्वेज को पकड़ना होता है, ठीक है। अब मालूम पता चला कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप जनता के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक लोकल लैंग्वेज को पकड़ लेंगे वहाँ की, ठीक है। जैसे पता चला प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कह दी और महुआ वाले कैसे हो, अब बुंदेलखंडी स्टार्ट कर दी थोड़ी सी, अरे भाई खुश हो गई, जनता क्या हो गई, खुश हो गई, खुश हो गई। और फिर जब खुश हो जाएगी तो उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनेगी, ठीक है, और जब सुनेगी तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे संप्रेषण में क्या करना है, बहुत सी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम लोगों को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, हमें एक अच्छा प्रशासक बन के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासक है, प्रशासक को बहुत चीज़ों पे पाबंदी होती है, ठीक है ना, कि बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, संवैधानिक भी होना चाहिए उसका। मान लो सपोज आपको कहीं भेज दिया जाए, अब पता चला 2 गुटों में लड़ाई हो रही, ठीक है, एक आपके चाचा का लड़का है और एक आपका पड़ोसी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पता चला व्यक्तिगत भी हो गए, आप चाचा का लड़का है उसका पक्ष ले लिया, चलो भाई भागो तुम लोग, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो पा रहा हमारा। तो इसका जो दूसरा पैटर्न होगा, एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा जो भाग होगा, दूसरा भाग होगा वो होगा निर्णयन क्षमता, निर्णयन क्षमता एवं समाधान, ठीक है। हमें इन दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे हम लोग, निर्णयन क्षमता और समाधान। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की आपका कम्युनिकेशन उसके साथ कैसा है, अच्छा है, ठीक है, और उसकी कम्युनिकेशन के पश्चात आप उस पर क्या करोगे, एक निर्णय लो, ठीक है, और निर्णय क्षमता को देखना है। तो पहले हम लोग अपने सिलेबस की बात कर लेंगे कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो तुम लोग टॉपिक पे डाल लो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इसमें पढ़ना क्या क्या है उसका सिलेबस लिख लो, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और उस पर सिलेबस लिख लो, ठीक है। तो सिलेबस में लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, पहले सिलेबस समझ लें, फिर उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा संप्रेषण का अर्थ एवं अवधारणाएं, संप्रेषण का अर्थ एवं अवधारणाएं, ठीक है। संप्रेषण का अर्थ मतलब आपका कम्युनिकेशन है क्या, उसकी अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, इन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पे लिखो, नेक्स्ट सेकंड में लिखो अंतर्वैयक्तिक संचार के तत्व, अंतर्वैयक्तिक संचार के तत्व, टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार के तत्व, ठीक है। नेक्स्ट में लिखो संचार के प्रकार, थर्ड पॉइंट, संचार के प्रकार कि अगर हम देखें कि अंतर्वैयक्तिक जो संप्रेषण है, ठीक है, सॉरी, संचार के प्रकार या संप्रेषण के प्रकार, बात देखिए, ठीक है, कि संप्रेषण के प्रकार, कि संप्रेषण होता कितना, कितने प्रकार का होता है। तो एक तो संप्रेषण होता है अंतरावैयक्तिक, जिसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, और एक होगा ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे समूह संप्रेषण, ठीक है। तो ऐसे करके संप्रेषण के क्या होंगे, हमें प्रकार दिखेंगे, हम लोग समझेंगे कि इंट्रापर्सनल क्या है, इंटरपर्सनल क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, सबको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखो अशाब्दिक संचार के पहलू, अशाब्दिक संचार के पहलू, अशाब्दिक संचार मतलब कोई बताएगा, अशाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, हाँ ठीक है, संकेतवाचक संप्रेषण, हाव भाव से, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं जो आपके कहलाएंगे। तो सबसे पहले लिख लो, इसी के अंतर्गत लिखना है, लिखो काइनेसिक्स, 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 हाँ सब, तुम लोग परेशान नहीं हो, तुम लोगों को इतना खतरनाक समझ में आएगा कि तुम लोग
इसके संप्रेषण के 30 क्वेश्चन अगर बनाने का प्रयास करोगे तो सब सही होंगे, ठीक है। गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, परेशान नहीं होना। क्योंकि देखो क्या है, परेशान वही होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, जो समझ में नहीं आता कि भाई सब कम्युनिकेशन है भाई, सीधी सी बात है, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, हमें समझा पा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा नहीं, पता चला हम बात कर रहे हैं, यहाँ बैठा है चाइनीज, हम उसे बोले जा रहे, जब हमने कहा मुझे समझ में आया ये है, तो कहाँ से कम्युनिकेशन हो पाएगा। तब सिर्फ सीधी सी बात है, जैसे मान लो सपोज तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो आजकल, ठीक है, अब पता चला ऑनलाइन पढ़ा रहे, तुम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे, अब वो अपने ज्ञान देते जा रहे, अब तुम्हारी बात आ रही जब तुम्हें समझ में नहीं आई, अब तुम कहोगे क्या, खत्म। तो जस्ट ये कैसा होता है, वन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप और हम बातें कर रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे ये समझ में आया, ठीक है। जब हम इसे पढ़ा चुके होंगे तब पूछेंगे ये समझ में आया, तो अगर समझ में आया होगा तो आप बता पाओगे, और नहीं समझ में आया होगा तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो जस्ट जो सबसे अच्छा संप्रेषण होता है वो होता है इंटरपर्सनल, आपस में, ठीक है ना। सबसे अच्छा संप्रेषण होता है कि पता चला हमने कोई बात आपसे बोली और आपने तुरंत फीडबैक दिया। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने बहुत पहले की कहानी की बात कर ले, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा तो दादी माँ कहानी सुना रही थी, तो वो कहते थे कहानी सुन रहे हो, सुन तो रहे हो, लेकिन उसके बाद हाँ हाँ बोलते रहना, ठीक है। एक राजा था, हाँ, एक रानी थी, हाँ, एक बंदर था, हाँ, एक मगरमच्छ था, हाँ। अब ऐसे नहीं, पता चला हम कहानी सुना रहे और आप शांत हो, तो भाई सुनाने वाला भी तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि पता चला वो अपनी बातों को बोल पाए। पता चला तुम सब में नीरसता फैल गई, और नीरसता फैल गई, हम बात कहानी सुना रहे, तो कुछ देर बाद तो हम भी कहेंगे रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये अवरोधक हो जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर हमने कहा आपसे सबसे हम लोग बात करें, जैसे सबसे ज़्यादा जो अवरोध उत्पन्न होता है वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। ग्रुप कम्युनिकेशन, मान लो सपोज हम आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, अब हमने कहा चलो इसका आंसर बताओ, या हमने कहा कल की छुट्टी करनी चाहिए, अब तुम लोगों ने एक कह रहे नहीं सर, एक इधर से, अब ढेर सारी आवाज़ सुन आ गई, अब ढेर सारी आवाज़ आएगी, क्या कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे जान लो गूगल मीट है, जूम वगैरह में हम लोग मतलब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। अब गूगल मीट पे ढेर सारे लोग हो गए, मान लो एक प्रशासनिक अधिकारी, आपने सारे लेखपालों को ले लिया अपने अंडर में, ठीक है, सबके साथ आज कह दिया कि आज गूगल मीटिंग में मीटिंग होगी। अब पता चला आपने कहा कि वहाँ पे लेखपाली पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये चकबंदी ये हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, बताओ भाई क्या करना चाहिए। अब एक ने खोला माइक, दूसरे ने खोला, तीसरे ने खोला, चौथे ने खोला, सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, और डीएम साहब परेशान कि भाई इधर तो आवाज़ ही नहीं आ पा रही अच्छे से, तो ये हल्ला हो गया, इट इज़ अ शोर, और जब शोर होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन जस्ट ऐसे, ठीक है, कि मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होगा। 1 बाय 1 अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप हमें बता पाओगे, अगर हम सबसे पूछेंगे तो बता तो दोगे लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें देखना, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, काइनेसिक्स, सेकेंड पॉइंट लिख लो इसमें, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। ये वर्ड अभी सुनने में थोड़े से डरावने से लग रहे हैं, ठीक है, कि काइनेसिक्स क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है, लेकिन जब हम इनको समझ लेंगे तो अरे ये है, ठीक है, तब अच्छा लगेगा तुम लोग। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, नेक्स्ट लिखो क्रोनोमिक्स, ये 5 होते हैं। अशाब्दिक संचार के पहलू में कितने होते हैं, 5, ठीक है। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स और नेक्स्ट लिखो पार्श्व भाषा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, संचार के पहलू, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे संचार के मार्ग, कि आखिर संचार है कहाँ से जाता है, ठीक है, कि कौन होता है, जैसे एक सेंडर होता है, ठीक है, भेजने वाला, मैसेज होता है,
ठीक है, ऐसे करके चलता रहता है कम्युनिकेशन, ठीक है, होता है ना। जैसे तुम लोगों को पता है कि अगर मान लो हमें किसी से बात करनी है, आजकल देखो तुम लोग फेसबुक बात करते रहते हो, व्हाट्सएप में बात कर रहे हो किसी से, और मान लो बात भी करनी है लेकिन शब्द भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि भाई हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, तो एक ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मीन्स हमें भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है, लिख दिया लिख दिया हम, मतलब बता दिया कि हम जिंदा हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है, तुम बोलते जाओ फिर अगला हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बताना होता है कि भाई हम हैं अभी, ठीक है। तो वही है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो बताते चलना होता है कि हम ये हैं, हमारे साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखो संगठन। नेक्स्ट पे हम लोग संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब संगठन कैसे होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं, औपचारिक भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम लोग टॉपिक देखेंगे औपचारिक संगठन का संचार, औपचारिक संगठन में संचार। संगठन तो देख लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसमें संचार कैसे कर पाए, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा औपचारिक की बात करें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात करें, तो फॉर्मल जैसे मान लो सपोज एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी का मैनेजर, उसके एम्प्लॉयज, ठीक है, तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो पाएगा उसका वो कैसा होगा, फॉर्मल, ठीक है। अब मान लो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जैसे मान लो सपोज आप कहीं से निकल रहे, रोज निकलना है, ठीक है, वो आपका रिश्ते में कोई नहीं लगता, ना आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है कुछ नहीं, लेकिन रोज निकल रहे हो, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, रोज पाया जाता है, तो आप कम से कम ऐसे तो कह ही सकते हो उससे राम राम, ठीक है, गुड मॉर्निंग, अगर इंग्लिश बोलो गुड मॉर्निंग राम राम, तो उसके साथ आपका एक बॉन्डिंग बन जाएगी, और जब उसके साथ बॉन्डिंग बनेगी तो वो होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक। अनौपचारिक तौर पे आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे थे, रोज रोज कर रहे थे, अब वो उनके बीच में और आपके बीच में एक संगठन या आपके बीच में उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी, वो आ जाएगा इनफॉर्मल। और फॉर्मल में अपने ही जानने पहचानने वालों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ वो कम्युनिकेशन कहलाएगा फॉर्मल, ठीक है। तो याद रखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बातों का, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना होता है। जैसे मान लो आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आप एक डीएम हो, अपने कलीग से या अपने एम्प्लॉयज से बात करोगे तो नाप तोल कर बात करोगे, लेकिन अपने मित्र से बात करोगे तो कोई नाप तोल नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ हो जाता है, ठीक है। पता चला गाली गलौज भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, वो कहे अरे भाई सब चलता है, इधर तुम गरिया जा रहे हो, उधर मेरा अरे भाई सब चलता है, ठीक है, ठीक है, वो प्यार मोहब्बत में ले लेता है, चलो गाली दे दी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो सपोज फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपने किसी को अब्यूज दे दी, वो दिक्कत हो गई, उसको आप ऐसे से भी नहीं कह सकते चलो पानी उठा दो, मतलब एक हार्ड लैंग्वेज से भी काम नहीं करवा सकते आप, करवाओगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत फॉर्मल रहना होता है हर चीज़ में, कि हमें कैसे कम्युनिकेशन उसके साथ करें कि भाई काम भी हो जाए और समस्या भी उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप एक डिसीजन मेकर हो, डिसीजन ले रहे हो तो आपको विकल्प भी चुनना है, अच्छा विकल्प भी देखना है, विकल्पों में अच्छा चयन भी करना है, उस विकल्प को इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको क्रियान्वित करके उसको लागू भी करना है, ठीक है। तो सारे क्रिएशन, मान लो सब कुछ समस्या सामने है, आपको डिसीजन लेना है, तो आपको 5 मिनट के विदिन 5 मिनट के अंदर उसके सारे पहलू देखने पड़ेंगे कि इसके नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं, भाई भीड़ भड़क ना जाए, मान लो सपोज भीड़ को शांत करना है, अब ऐसा तो है नहीं सीधे कहेंगे गोली चलवा दो सब पे, अब ऐसा डिसीजन तो नहीं लेंगे ना, पता चला संवैधानिक होना चाहिए, अब ये तो संवैधानिक है नहीं किसी को मारना, ठीक है। तो संवैधानिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक भी होना चाहिए। मान लो सपोज सीधी सी बात है, शासक और प्रशासक के बीच की जब बात होगी, जैसे मान लो एक डीएम साहब है और एक विधायक जी हैं, अब विधायक जी कह रहे नहीं ऐसा करो, डीएम साहब कह रहे नहीं ऐसा करो, लेकिन तुम्हें ऐसे भी सोचना है कि विधायक साहब भी गुस्सा ना हो, ठीक है भाई, तुम्हें तो 5 साल में तुम्हें तो मतलब सपोज तुम्हारा ट्रांसफर हो गया चले गए, उन्हें तो 5 साल यही बैठना है नहीं है। तो प्रशासनिक भी, लोकतांत्रिक भी, शासकीय भी, सारी चीज़ों को बात में ध्यान में रखते हुए हमें अपने निर्णय का चयन करना होता है,
तभी एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी कहलाओगे, अन्यथा समस्या। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें औपचारिक संगठन में कार्य करेंगे, जैसे संचार करेंगे उस पर। नेक्स्ट पे लिखो अनौपचारिक संचार नेटवर्क। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक संचार नेटवर्क आखिर कौन कौन से हैं। अनौपचारिक संचार नेटवर्क इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट संचार के अवरोध, संचार के अवरोध के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवरोध पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आखिर इनमें से निम्न में से कौन संचार का अवरोधक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखना है। ठीक, नेक्स्ट पे लिखो 10वां, मतलब नेक्स्ट पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, ये हमारा इंटरपर्सनल कौशल, ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें जिन बातों को ध्यान में रखना है इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस पे क्या करना चाहिए हमें। अब ये तो पढ़ाई हो गई, अब प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम इसके PYQs एंड क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। ये हमारा हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें इतनी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में इसे डालो निर्णय क्षमता एवं समाधान। निर्णय क्षमता एवं समाधान। ठीक है, तो इसमें भी सेम सिलेबस पहले समझेंगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें लिख लो निर्णय, अवधारणा और अर्थ, एवं अर्थ। नेक्स्ट, ठीक है, ये आखिर निर्णय कैसे लेना है, उसकी अवधारणा कैसे बनानी है और इसका मीन्स क्या हो, इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट में लिखो निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे निर्णय की पहचान या प्रक्रिया। लिखो निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया। ठीक है, कि आप लोग निर्णय ले रहे हो तो उसमें किस किस प्रक्रिया के दौरान हमें गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें ABCD करके लिखो। हाँ, मतलब ABCD करके आखिर प्रक्रिया में किन किन पार्ट से होकर हम लोग गुजरेंगे। तो सबसे पहले लिखो A पार्ट में कारणों की सीमा, कारणों की सीमा की पहचान, कारणों की सीमा की पहचान। ठीक है, कि कारणों की सीमा की पहचान। तो पता चला कि अगर हम निर्णय बात कर रहे हैं, ठीक है, या निर्णय ले रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें कारण तो पहचानना पड़ेगा कि कारण है क्या आखिर इनकी लड़ाई का। ठीक है, तो सबसे पहले कारण जानेंगे। ठीक है, उसकी सीमा जानेंगे कि कारण की सीमा कहाँ तक है, कि कहाँ तक किसी का हनन ना हो। ठीक है, सेकेंड में लिखोगे B पार्ट में विकल्पों का विकास करना, विकल्पों का विकास करना।
ठीक है, कि अब आपने क्या कर रहे हैं, विकल्प बना लिए। ठीक है, ये विकल्पों का विकास करना, आपने ढेर सारे विकल्प ले लिए। ढेर सारे विकल्प मतलब सेम वैसे ही समझो कि मान लो सपोज अपने मुख्यमंत्री जी हैं, अब उनके सामने कोई एक समस्या है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी तो विकल्प बनाते हैं, तो वो करते क्या है, अपना पीए या सचिव वचिव होते हैं, ठीक है, उनसे कह देते हैं भाई इस समस्या से हल करना है, तो भाई क्या क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो कुछ विकल्प ऐसे बनाएगा जो ऐसी ऐसी बातों को करेगा, नेगेटिव थॉट्स के साथ बनाएगा, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ बनाएगा। तो विकल्प तो ढेर सारे बना लिए, अब उसके बाद क्या करोगे, हाँ एक विकल्प का, तो नहीं, विकल्प का चयन कैसे करोगे, पहले उसका मूल्यांकन करो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में लिखो विकल्पों का मूल्यांकन करना, क्योंकि ढेर सारी बातें तो आई सामने। अब ढेर सारी बातों में हमें ये देखना पड़ेगा, ढेर सारे विकल्प तो सामने आ गए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनमें से सबसे अच्छा और उससे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा और उससे थोड़ा कम अच्छा कौन सा विकल्प। ठीक है, बात समझ में आ रही कि सबसे अच्छा सबसे बुरे की बात होगी। अब ढेर सारे विकल्प आ गए, मान लो 10-15 लोगों ने एक साथ विकल्प दे दिए, तो ढेर सारी बातें आ गई सामने। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो कारण हमने जाना है, कारण की पहचान की है, उसकी सीमा की पहचान की है, विकल्पों को बनाया है, अब उसकी सीमा को रखते हुए कौन सा विकल्प इस पर सबसे अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा। तो पहले उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है और उससे थोड़ा सा खराब कौन है। जैसे मान लो 2 विकल्प आपने सबसे अच्छे छांट लिए, ठीक, अब उन दोनों विकल्पों पे भी मूल्यांकन करोगे कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है और ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, फिर उनमें से क्या करेंगे, हम लोग चयन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, विकल्प का चयन करना, मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चयन करेंगे, विकल्प का चयन करना। ठीक है, वो भी कौन से विकल्प को, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे हम लोग, कि जिससे किसी को भी समस्या न होनी चाहिए। और वो बता दिया हमने कि जो विकल्प का जनरेशन आप करोगे, बनाओगे, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन सी सारी बातें, संवैधानिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है, और भी किसी भी व्यक्ति का हनन ना होना चाहिए, जनता के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनता से ही चलता है शासन प्रशासन। ठीक है ना, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे निर्णय या विकल्प को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो, अब भाई विकल्प का चयन हो गया, अब लास्ट में क्या करेंगे, विकल्प को क्रियान्वित करना, यानी कि विकल्प को लागू करना, विकल्प को लागू करना या विकल्प को क्रियान्वित करना। ठीक है, ये हमारे हो गए किसकी बात, हमारे हाँ निर्णय की प्रक्रिया में। ठीक, नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग, देखिए समस्या समाधान संबंधी विधियां की प्रक्रिया के बाद ना, हाँ क्रियान्वित हो गई, अब वही हो गई, क्रियान्वित हो गई। अब नेक्स्ट में थर्ड, हाँ चौथा पॉइंट, समस्या संबंधी या समस्या समाधान संबंधी विधियां, समस्या समाधान संबंधी विधियां क्या होंगी, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अनिश्चितता की कंडीशन में, अनिश्चितता की स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय। अनिश्चितता मतलब कोई चीज निश्चय न हो, मतलब तुरंत मान लो सपोज कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस होंगी ना कि अनिश्चितता की कंडीशन में पता चला एक्सीडेंटली कोई भी कंडीशंस आ गई सामने, अब निर्णय लेना। तो अनिश्चितता की कंडीशन में निर्णय कैसे ले हुए, ये सारी बातें भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो, निर्णयन की या निर्णयन में नैतिकता, निर्णयन में नैतिकता।
निर्णय में नैतिकता। ठीक है, ये चीज़ है, यानी कि मोरलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि भाई कोई नैतिकता का निर्णय है कि नहीं। व्यक्तिगत तो नहीं हो गए हम, पर्सनल तो नहीं हो गए कि हमारी मौसी का लड़का था, हमने पर्सनली इसके साथ बिहेव कर लिया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना पड़ता है। अगर ये सारे संबंधी या सारे व्यक्तिगत संबंध इन सबको ध्यान में रखते हुए काम करोगे तो एक आप अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते। अच्छे प्रशासक होने के लिए हमें संवैधानिक लोकतांत्रिक होना पड़ता है, और लोकतांत्रिक का मतलब जनता का शासन। ठीक है ना, तो हमें इनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अगर इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हम, सीधी सी बात है, अभी चलता रहेगा कुछ समय तक, फिर फंस जाओगे। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर फंस जाओगे, पता चला लो डंका लग गई। ठीक है, नौकरी से भी हाथ धुल बैठ गए, बेइज्जती भी खराब हो गई। ठीक है ना, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे सेम, इसमें भी हम लोग क्या होंगे, प्रीवियस ईयर PYQ देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पूरा सिलेबस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और, ठीक है, और निर्णय क्षमता में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब आप लोग अपना फर्स्ट टॉपिक डाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले डाल लो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और उसमें लिख लो संप्रेषण का अर्थ। ठीक है, लिखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तुम लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं। सबसे पहले बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम अपनी बात आपके पास और आप अपनी हमारी बात अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, इट इज अ कम्युनिकेशन। इसका आधार क्या होता है? एक माध्यम होता है। तो हम लोग, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे हमने कहा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज क्या होती है? इट्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का माध्यम ही हमारी क्या होती है? भाषा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम भाषा के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं तो वो शाब्दिक में आता है, और अगर हम क्या है कि किसी भी भावात्मक संप्रेषण करते हैं तो वो अशाब्दिक कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है ना, तो बातें समझ में आई कि कम्युनिकेशन क्या है, कि अगर हम आपको अपनी बात तो आप हमें अपनी बात समझा पा रहे हैं तो वो हमारे कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाली? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिखो, देखिए संचार एवं संप्रेषण। संचार एवं संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। जिसका अर्थ संचार, जिसका अर्थ संचार, जिसका अर्थ संचार होता है। संचार होता, संचार या सामान्य भी ले सकते हैं, संचार या सामान्य होता है। क्लियर? ठीक, अब संचार या सामान्य की बात होती है तो जहां से संचार होगी वहां से सूचना की बात। ठीक है, कि सूचना ही तो पहुंचाते हैं हम आपके पास। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, सूचनाओं का
सूचनाओं का, एक चीज बताओ, जैसे मान लो हम आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आती तो क्या वो कम्युनिकेशन का पहलू होगा? नहीं। तो हम लोग कहेंगे सूचनाओं का बात तो हो रही, लेकिन सार्थक संचार। सार्थक मतलब आपको समझ में आए, ठीक है। तो लिखो सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण, सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण, सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण संप्रेषण कहलाता है। सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण संप्रेषण या संचार कहलाता है। ठीक है, अब देखो जब सार्थक की बात होगी, ठीक है, तो जो बताओ, अगर मान लो हम आपसे कुछ बात समझा रहे हैं तो सार्थक होना किस पर निर्भर करेगा? प्रेषक पर या ग्राही पर? हाँ, तो सार्थकता किस पे निर्भर होगी? ग्राही। नेक्स्ट लाइन सुनो, सार्थकता ग्राही पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो संप्रेषण की जो सार्थकता है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्राही पर। तो ग्राही पर जब डिपेंड करेगी तो हम संप्रेषण वो नहीं कहेंगे जो प्रेषक द्वारा कहा गया है, हम वो कहेंगे जो ग्राही द्वारा अच्छे से समझा गया है। क्लियर सी बात ना? तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसलिए संप्रेषण वह नहीं है जो कहा गया है। इसलिए संप्रेषण वह नहीं है, संप्रेषण वह नहीं है जो कहा गया है, वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संप्रेषण वह है, बल्कि संप्रेषण वह है जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा और सुना गया है। ठीक है, आगे बात समझिए कि मान लो सपोज हम आपको कोई बात समझा रहे हैं और ये बात कहाँ तक जा रही है? आप तक जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही? और जब आप तक जा रही और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे तब तो हम कहेंगे संप्रेषण। और जब आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो वो संप्रेषण तो हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, जैसे मान लो सपोज हमने आपको कोई बात सुनाई या बताई और आपको वो बात क्या हो गई? बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आई? और जब समझ में आ गई तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि पता चला हम समझाते जा रहे हो और आपको समझ में भी नहीं आ रही फिर भी खुश हो रहे। ठीक है, तो वो हमारे संप्रेषण का भाव नहीं। क्लियर सी बात ना? तो समझ में आ गई कि अगर संप्रेषण है तो संप्रेषण प्रेषक पर क्या है? प्रेषक तो अपनी बात बोल ही जा रहा है, प्रेषण करने वाला वो अपनी बात बोल ही जा रहा है, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ पाओगे तब वो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तभी आप उसके बाद हमें फीडबैक देखो। जैसे हमने कहा, समझ में आई ये बात? अब जब समझ में आई होगी तभी तो हाँ बोलोगे, और जब समझ में नहीं आई होगी तो फिर कैसे बोलोगे? ठीक है ना, बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट में देखो, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार।
क्लियर? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को 3 भागों में डिवाइड करें ऐसे। कितनी ज़्यादा इंक आती है इसमें। हाँ, 3 भागों में। फर्स्ट में लिखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड में लिखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और नेक्स्ट में लिखो ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन। बाहर जाके पूछ लीजिए, ऑफिस में जाके पूछ लीजिए। ग्रुप कम्युनिकेशन वही पूछ लीजिए। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। इंट्रापर्सनल जिसे हम बोलते हैं अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। क्या बोलेंगे? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। इंटरपर्सनल क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? समूह संप्रेषण। कौन सा? समूह संप्रेषण। फर्स्ट हेडिंग डाल दो इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, आगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके जो 2-3 पहलू मुख्य, कोई बताएगा हमें इंट्रापर्सनल आखिर क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ, इंट्रापर्सनल अंतरावैयक्तिक संप्रेषण मतलब एक से अधिक। एक से इंट्रा मतलब अंतरा, अंतरा मतलब अपने अंदर, और जब अपने अंदर की बात होगी तो केवल एक व्यक्ति। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वेरी गुड, स्वयं से किया जाने वाला संप्रेषण। इसके अंतर्गत वह संप्रेषण आएगा जो स्वयं से किया जाने वाला संप्रेषण होगा। वेट कर लो, थोड़ा सा बाहर वेट कर लो। ठीक है, जो स्वयं से किया जाने वाला संप्रेषण होता है वो क्या होता है? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। जैसे प्राणायाम, मतलब आप व्यायाम करते हो, ठीक है, अध्ययन करते हो, ठीक है, ये सब किस में आएगा? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, सॉरी अंतरावैयक्तिक संप्रेषण में आएगा। कि पता चला आपके अंदर ही अंदर सवाल उठ रहे, आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे, सवाल भी उठ रहे, जवाब भी दे रहे कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण में। तो सेकेंड पॉइंट में लिख लो, प्राणायाम, ध्यान, अंतर्द्वंद, प्राणायाम, ध्यान, अंतर्द्वंद, ये सभी किसके भाग हैं? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। पूछा जाता है कि प्राणायाम किस प्रकार का संप्रेषण है? इंट्रापर्सनल। ठीक है, अंतर्द्वंद मतलब आपस में ही अंदर ही अंदर आपके द्वंद चल रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर महाभारत चल रही है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वयं से किया जाने वाला कम्युनिकेशन, इस संप्रेषण में। नेक्स्ट पॉइंट, इस संप्रेषण में प्रेषक और ग्राहक
प्रेषक और ग्राहक एक ही व्यक्ति होता है। प्रेषक और ग्राहक एक ही व्यक्ति होता है। आगे बात समझ में? कोई समस्या किसी को? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ स्वयं से किया जाने वाला संप्रेषण ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जो हमारे मस्तिष्क में उठने वाले व्यवधान, अंतर्द्वंद, प्राणायाम, अध्ययन, इन सब की बात करेगा। तो वो सब कुछ किस में आएगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। इसमें प्रेषक भी हम ही होते हैं, ग्राहक भी हम ही होते हैं। ठीक है, हम ही सुनने वाले हैं, हम ही उत्तर देने वाले हैं। क्लियर सी बात है? सेकेंड हेडिंग डालो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से अब इसमें भी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके समझेंगे। ठीक है, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात होगी तो दो या दो से अधिक। ठीक है, तो लिख लो फर्स्ट में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संप्रेषण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संप्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट, वाणी, वाणी संकेत, वाणी संकेत, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव तथा शारीरिक भाषा, तथा शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के भाग हैं। ठीक है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, भाषा, यानी कि अगर हम आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो भाषा आपको समझ में आएगी तो वो संप्रेषण का हिस्सा होगा। अब ऐसे नहीं कि पता चला हम ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं जो आपको समझ में ना आए, और जब समझ में नहीं आएगी तो वो सिर्फ प्रेषण होगा, नॉट संप्रेषण। संप्रेषण मतलब आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो भाषा के माध्यम से हो गया, दूसरा संकेत, संकेत वाला संप्रेषण तुरंत समझ में आता है। ठीक है, पता चला हमने ऐसे कर दिया, समझ जाओगे कि सर जी खुश हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, पता चला एंग्री, खतरनाक वाला मुंह बना लिया। ठीक है, पता चला हमारा तो बने ना। सही बात है कि हमसे भी कुछ लोग कह चुके हैं, पहले कह चुके हैं, सर जी आप गुस्सा कैसे होते हैं? अरे हमने आज तक हमें पता ही नहीं कि हम गुस्सा कब होते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि संकेतवाचक संप्रेषण। ठीक है ना, हमारा क्या होगा? भाववाचक संप्रेषण। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। अब पता चला कि बॉडी लैंग्वेज से भी संप्रेषण हो जाता है। ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज भी संप्रेषण का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो, दो या दो से अधिक। मान लो सपोज आप, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो जब हम सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम अभी आपसे कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आप सबको बता रहे हैं, और जब हम आपसे पूछेंगे 1 बाय 1 ही बताओगे अगर आप समझदार हो। बात समझ में आ रही? लेकिन आप समझदारी छोड़ दो तो सारे लोग एकदम से बोलेंगे, और जब सारे लोग एकदम से बोलना स्टार्ट करेंगे, नॉट इंटरपर्सनल, इट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अगर सारे लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 1 बाय 1 एक एक करके हमसे पूछेंगे तो वो कहलाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नॉट ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां से हल्ला स्टार्ट हो जाए इट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, और हल्ला ना हो इट इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर मैनी पीपल्स या मैनी पर्सन्स के साथ। ठीक है, जब हम ढेर सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन वहां पे शोर या व्यवधान उत्पन्न ना हो तो वो कहलाएगा इंटरपर्सनल। अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है ना बात? ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, प्रतिपुष्टि तत्काल मिलती है।
प्रतिपुष्टि तत्काल मिलती है। प्रतिपुष्टि तत्काल मिलती है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत मिलेगा। ठीक है, पता चला हमने आपसे कोई बात पूछी, आपने तुरंत जवाब दोगे। ठीक है, ये कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तत्काल। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये फीडबैक तुरंत। बात समझ में आई? तो लिखो फीडबैक तुरंत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्रत्यक्ष संचार। प्रत्यक्ष संचार, प्रत्यक्ष संचार तथा संप्रेषण दो तरफा होता है। प्रत्यक्ष संचार तथा संप्रेषण दो तरफा होता है। ठीक है, कि संप्रेषण दो तरफा कैसे? ये पता चला हमने कुछ कहा, आपने सुना, फिर आप कुछ कहोगे, हम कुछ सुनेंगे। इट इज अ दो तरफा संप्रेषण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष संचार होगा और दो तरफा संचार होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर ना? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला संप्रेषण क्या कहलाएगा? आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें आप लोगों का भाव, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, संकेत, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करेंगी। ये सारी चीज़ों के साथ होने वाला कम्युनिकेशन ही आपका क्या कहलाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका फीडबैक। इसकी खास बात है कि फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, तुरंत मिलेगा इसमें फीडबैक। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है जिसमें आपका क्या होगा? एक दो तरफा संचार हो पाता है। क्लियर सी बात? ठीक है, नेक्स्ट में थर्ड में लिखो नेक्स्ट लिखो ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें लिखो ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? समूह संप्रेषण। ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें लिख लो समूह संप्रेषण। ठीक है, इसमें लिखो। ठीक, अब इसमें समझो, इसमें देखो क्या है, ये संचार करता है। ऐसे संचार करता, संचार करता। मान लो कि सपोज यहाँ पे एक विधायक जी या मंत्री जी, अपने योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। ठीक है, किसी कौन होगी सुनने वाली? एक भीड़ होगी। अरे भीड़ होगी, श्रोता तो सुनते ही हैं। ठीक है, लेकिन अब पता चला कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो भाई भीड़ को ही भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, भीड़ हो सकते हैं। ठीक है, कई व्यक्ति हो सकते हैं। लिख लो, बना दो। संचार करता, यहाँ पे भीड़, कई लोग होंगे, समूह होगा। ठीक है, भीड़ हो सकती है, कई लोग हो सकते हैं, उसमें एक समूह हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार का होगा कि संचार करता एक, सुनने वाले ढेर सारे। अब सीधी सी बात है, पता चला कि यहाँ पे योगी जी ने कुछ बात कही और कुछ सपोज धोखे से उनने मुंह से निकल गई, बताओ भाई सही चल रहा है? तो अब उधर से ढेर सारी आवाज आएगी। कुछ कहेंगे चल रहा है, सही चल रहा, बढ़िया है। और कुछ कहेंगे अरे नहीं चल रहा है, कुछ सब बेकार है। तो अब ऐसे में उन तक कोई आवाज पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे संप्रेषण में, इस संप्रेषण में सिर्फ शोर और व्यवधान ही उत्पन्न होता है। सबसे धीमा संप्रेषण कहलाता है। फीडबैक की तो अपेक्षा ही ना करो। ठीक है, तो इसके पॉइंट लिखो। इस संप्रेषण में, इस संप्रेषण में, इस संप्रेषण में शोर एक व्यवधान होता है। इस संप्रेषण में शोर एक व्यवधान होता है। नेक्स्ट लिखो फीडबैक धीमा,
फीडबैक धीमा और व्यवधानपूर्ण होता है। फीडबैक धीमा और व्यवधानपूर्ण होता है। हो गया, समझ में आ गई, क्लियर ना? ये हमारा हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम कहेंगे कि यह एक लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है। ठीक है, और हम कहेंगे संचार का या हम कहेंगे संप्रेषण का सार्थक स्थानांतरण ही, या बातों का या हम कहें किसी भी चीज का एक सार्थक स्थानांतरण ही संप्रेषण कहलाएगा, या सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण ही संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, संप्रेषक की सार्थकता किस पर डिपेंड करेगी? ग्राहक पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, किस पर डिपेंड करेगी? ग्राहक पर। तो हम कहेंगे अच्छा संप्रेषण वह नहीं जो कहा गया है, अच्छा संप्रेषण वह है जो ग्राहक द्वारा सुना गया या प्राप्त किया गया। ठीक है, फिर बात आती है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के प्रकार। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एक आपका इंट्रापर्सनल, दूसरा आपका इंटरपर्सनल और तीसरा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वह कहलाएगा जब इसमें सुनने वाला और बोलने वाला यानी प्रेषक और ग्राही एक ही वक्ता होता है, एक ही व्यक्ति होता है, मतलब अंतर्द्वंद में चलने वाला संप्रेषण ही क्या कहलाएगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाला एक सार्थक या सूचनाओं का सार्थक स्थानांतरण ही संप्रेषण है। ठीक है, वो भी कैसा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले संकेत, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज इट इज अ मेन पार्ट रहेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट में इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यह एक बहुत अच्छा संप्रेषण है, प्रत्यक्ष संप्रेषण कहलाता है, और यह 2 तरफा होता है, पता चला कि सुनने वाले और बोलने वाले के बीच। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका चलेगा कौन सा? ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन संचारकर्ता एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन सुनने वाले बहुत से लोग होते हैं। इस प्रकार के ग्रुप कम्युनिकेशन में हमें क्या होता है? फीडबैक हमारा धीमा हो जाता है। ठीक है, इस पे व्यवधान का काम कौन करता है? शोध करता है। ठीक है, ऐसे करके अब देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को एग्जाम में, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में व्यवधान क्या हो सकता है? ठीक है, अब पता चला वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दें। शोर, पता चल जरूरी नहीं है शोर, वहाँ पे कुछ और वर्ड बना दें, लेकिन आपको पता है कि कहाँ से शोर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे पता चला कि कोई ऐसी स्टेटमेंट टाइप का बना दें। ठीक है, वहाँ पे पूछ ले कि किस प्रकार का संप्रेषण हो रहा होगा। ठीक है, उसने स्टेटमेंट बना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सभा का आयोजन किया, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्यों के माध्यम से ढेर सारी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा संप्रेषण होगा? ठीक है, और गौरव सम्मेलन। मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सभागार में बैठे, तो किस प्रकार का संप्रेषण? इंटरपर्सनल। और प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह के व्यायाम में बैठे, तो फिर वो इंट्रा। ठीक है ना, बस ऐसे समझना है चीज़ों, बहुत आसान है। ठीक है, इसको समझना है, और जब समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, और जब समझ में ना आए, जब हम पहली बार पीसीएस का पेपर दिए थे, ठीक है, तो हम पेपर देने चले गए। ठीक है, आज थोड़ा सा जीएस हमारा वीक है, लेकिन हम काट देते। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग सीसेट वगैरह हम अगर इसमें हो तो हम मार लें 100 में 90 मारने से। ठीक है, तो बात आई संप्रेषण की। ठीक है, अब हमने संप्रेषण शब्द पहली बार सुना जिंदगी में। ठीक, संप्रेषण नहीं सुना था, इंग्लिश में पढ़ा था तो कम्युनिकेशन सुना था। ठीक है, अब एक लड़के ने संप्रेषण पढ़ के आए, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अब पता चला कि इतना बड़ा एग्जाम, और पता चला तुम देने आए हो तो कुछ योग्यता तो रखते हो। अब उसने संप्रेषण बोला, और हमने क्या है माइंड में कभी संप्रेषण वर्ड डाला ही नहीं। ठीक है, सुना भी होगा तो पहले कभी डाला नहीं। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन, अब उसने बोला संप्रेषण यार में हेल्प हो जाएगी क्या हमारी? थोड़ा सा हो जाता है ना आपस में अगल बगल वालों के साथ।
तो एक तो हमें हंसी भी आई अपने कि हमने ये होता क्या। पहली बात तो ये उसको इंग्लिश में भी तो रहता है। इंग्लिश में कम्युनिकेशन तो नहीं, उसने बोला ना, हमने पढ़ा नहीं, उसने हमसे ओरली पूछा। मौखिक संप्रेषण उसने हमारे साथ किया है, ठीक है, कि मौखिक में पूछा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मौखिक संप्रेषण कैसा होता है, ठीक है। पत्र मतलब प्रतिपूर्ति वाला संप्रेषण कैसा होता है, ठीक है, मतलब लिखित में संप्रेषण कैसा होता है, ठीक है। जैसे ऑफिशियल जितना भी संप्रेषण होता है ना, ऑफिशियल ऑन रिटन होता है, ठीक है, ऑन रिटन, जिसपे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन ओरल संप्रेषण में तुरंत अपनी बात से मैंने ठीक ही बात, ठीक है। हमने तो ऐसा कहा था, अब तुम लगे हम फंस गए, लग रहा है कि अपनी बात में फंस गए। नहीं, हमने नहीं कहा, ये तुरंत चेंजेस आ सकते हैं इस प्रकार के संप्रेषण में, ठीक है। ओरल संप्रेषण क्या, ऑफिशियल कार्यकाल में यानी ऑफिशियल कार्यालय में कोई महत्व नहीं होता, ऑन रिटन होता है। जैसे मान लो सपोज आप कहीं जाते हो तो कहते हैं रिटन में दे दीजिए सर, लिखित में दे दो, हम बाकी हम समझ लेंगे। ओरल नहीं, उसने कहा कि हमारा काम तो हो जाएगा, लिखित में दे दो, हो जाएगा 10 दिन के अंदर। तो वो कहेगा लिखित में नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ओरल वाले में तो क्या है, चलो ठीक है बोल दिया हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कह देंगे अगली बार आएगा, अरे कर देंगे हो जाएगा। लेकिन ऑन रिटन, अब वो अगली बार आएगा, और अगर तुमने किया तो ठीक है, नहीं तो मिलो कोर्ट में, ठीक है। सबके लिए कोर्ट बनी हुई है, हर एक छोटे से लेके बड़े से बड़े अपराध के लिए कोर्ट। इसलिए कहते हैं कि लोग बात बोलते नहीं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मेरी मुलाकात होती है कोर्ट में, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन चलती रहती है। तो हमसे उसने बोला संप्रेषण, तो हमने कहा यार होता क्या है, ठीक है। और जब क्वेश्चन आए हमने खट 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 खट, अच्छा फिर हम जब हिंदी में देखा उन्हें, अरे इसे संप्रेषण ये है, तब समझ में आया। क्योंकि पढ़ा था सब कम्युनिकेशन मैनी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश में सबसे मेन पार्ट ही होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश का भाषा का मेन वर्ड क्या है, भाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है, लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है, लैंग्वेज की परिभाषा बताओ, लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज क्या है, भाषा। भाषा क्या है, नॉट हिंदी मीन्स माध्यम है माध्यम, किसका, संप्रेषण। वेरी गुड। हम इसीलिए तो कहते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम को ही तो हम भाषा कहते हैं। अब जिस लैंग्वेज के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो भाषा है। हिंदी में करें तो हिंदी है, इंग्लिश में करें तो हिंदी, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, भाववाचक, ठीक है, ऐसे कर रहे संकेतवाचक, है तो संप्रेषण ही। तो सीधी सी बात है, जिस मीडियम के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे वो भाषा, ठीक है ना। इसको क्या हो गया, वो थोड़ा सा कहीं भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है आई थिंक, तभी वो, ठीक है ना। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में हेडिंग डाल, क्लियर ना। तो ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के प्रकार और भाषा, इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। नेक्स्ट में हेडिंग डालो, अंतर्वैयक्तिक संचार के संगठन या तत्व। अंतर्वैयक्तिक संचार के संगठन या तत्व। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों को एक डायग्राम बनवा देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो ये सेंडर है, भेजने वाला, इनकोडिंग, इनकोडिंग दो प्रकार से हो सकती है, मैसेज और दूसरा हो सकता है किसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद जो चलेगा वो हमारा डिकोडिंग चलेगा।
अच्छे से अगर संप्रेषण हो पाएगा तो वो डिनोट करेगा हमारा फीडबैक। ठीक है, ऐसे बना लो, इधर एरो ऐसे लगा देना, ये सब ऐसे। ठीक है, इसको बनाना फिर समझते हैं इसे। तुम लोग बस रिवीजन करते जाना, ठीक है। और जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो देखो, तुम लोगों की क्लास रिकॉर्डेड तो है ही है, बेहतरीन अपना खोला चैनल और वीडियो एक बार फिर सुन लिया। ठीक है, तो सारी बातें जो कुछ, क्योंकि क्या है इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम लोग बोल के करते हैं, लिखते तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो जब 2-3 बार चीज़ों को सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेरे अकॉर्डिंग सबको पढ़ना चाहिए, ऑल व्यक्ति। ये तुम लोगों को किसी से बात करने का, खड़े होने का, हर चीज़ का सलीका सिखा देता है। ठीक है, ये हर चीज़ का कोई पता चला कैसे बोलना है किसी से। ठीक है, हमें प्रशासनिक ऑफिसों में कैसे एंटर करना है, किससे कैसे बात करनी है कि वो हमारी बात को अच्छे से समझ पाए और कम से कम हमारा काम कर दे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पता चला किसी भी डीएम ऑफिस में बोलते सर जी मैं आ जाऊँ, इट इज ए कैन का यूज करके, जैसे कुछ होते नहीं है गुंडे टाइप के लोग, जैसे तुम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखोगे इंग्लिश में, तो जैसे होता है मे, ठीक है, कैन, वुड, माइट, पढ़े ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमें आपसे कोई काम करना है, या सपोज किसी से काम कराना है, या मान लो सपोज गेट के अंदर आपको आना है, तो आप लोग क्या कहते हो, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर कहाँ से बोलोगे, गेट के अंदर आके या बाहर से? बाहर से। ठीक है, अब मान लो सपोज एक दबंग टाइप का व्यक्ति आ जाए, ठीक है, और सर जी की उससे लड़ाई हो गई। ठीक है, जब वो गुंडा टाइप का है, कट्टा अट्टा लेके आया है, वो है खतरनाक है। ठीक है, अब ऐसे आ रहा है तो क्या बोलोगे, मे आई कम इन? ठीक है, लेकिन परमिशन लेना फिर भी जरूरी है। बात समझ में आई कि आ तो रहा है लेकिन वो भी परमिशन लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो क्या कहेगा वो, वो भी पूछेगा पर गेट के अंदर आके पूछेगा, गेट के तो ऐसे बोलेगा कैन आई कम इन, टोन के साथ। और जब वो कैन आई कम इन बोलेगा टोन के साथ तो उसका एक पैर अंदर ही होगा, इट इज अ फॉर्मलिटी टॉक टाइप में वो कह रहा है कि कैन आई कम इन। ठीक है, अब मान लो सपोज आपका एक बेबी है, बच्चा, ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं पापा जी चॉकलेट दिला दो, पापा जी चॉकलेट दिला दो। ठीक है, तो क्या लगाओगे, अब आप मना भी कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं, आप तो कहना चाह रहे हो, मनवा लो अपनी बात, मनवाना चाहते हो चाहे कैसे हो जाए। ठीक है, अब मान लो सपोज आपको घूमने जाना है, पिताजी नहीं दे रहे परमिशन, ठीक है, लेकिन नहीं जाना है तो कैसे मनवाओगे? ठीक है, तो सीधी सी बात है, पैरों में गिर जाओ। ठीक है, पैरों में गिर जाओ, बिल्कुल गिर जाओ, पकड़ लो फ्लैट। देखो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, अरे पकड़ लेते, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलते हैं ना, देन यूज वुड एंड माइट। माइट बिल्कुल बिस जाने के लिए लगा देते हैं हम लोग, ये बिल्कुल कि हमें ऐसे चाहिए चाहिए बिल्कुल चाहिए चाहिए, पर माइट इन केस में हम ऐसे यूज करेंगे सामने वाले को अब मना करने के लिए सब चीज। ठीक है, दया आ जाए, दया दृष्टि भाव से मुझ पे जमीन में लेट गया, नहीं मैं अब तो चाहिए ऐसे कर। बहुत आते हैं मॉडलॉजी पर, पता चला कि हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस सेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब अपन को अपने से बड़े से आज्ञा लेनी होती है, दुनिया ही कमी, ठीक है, छोटों को आज्ञा देनी होती है। कोई गुंडा टाइप का लोग आ जाता है, आता है मॉडलॉजी वाले फिल इन द ब्लैंक्स बना के देगा, मान लो सपोज सी बीच साइड में भी तो आ सकता है, इंग्लिश तो है ना थोड़ा सा। ठीक है, पता चला उसने मॉडल वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना सीखा, पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे गुंडा टाइप का उसने वर्ड यूज किया हुआ है, हुलिगन, ठीक है, या रफियन, कम इनटू द क्लास, तो
अब वहाँ पे आप क्या लगाओगे? ठीक है, तो हमें देखना होगा जब दबंग टाइप के लोग आते हैं तो हमें कैन का यूज़ करना है, नॉट मे। ठीक है, वो दबंग है, थोड़ा सा सम्मान दो उसको। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता है, थोड़ा सा और इंग्लिश पे जाओगे तुम लोग तो जेंडर वर्ड क्यों, जेंडर। अब जैसे गाय है तो गाय के लिए क्या यूज करोगे तुम? अगर हमने बताया गाय में निबंध लिखना है, सुनाओ थोड़ा सा गाय का निबंध, 1-2 लाइन। ठीक है, फिर और चलिए, गाय के पास 4 पैर हैं। हाँ, क्या बनाएंगे? काऊ तो एक बार लगा दिया ना, प्रोनाउन से काम चलाओ। हाँ, तो क्या लगाएंगे? तो नहीं, प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? सी है, वही गलत हो गया। तो यू है, वो भी गलत हो गया। इट हैज, यस, याद रखो। हम, हमारे लिए वो क्या है? निर्जीव। निर्जीव क्यों है? क्योंकि we cannot communication with cow, क्योंकि हम गाय के साथ संप्रेषण नहीं कर सकते। और जब संप्रेषण जिसके साथ होता है वो हमारे लिए सजीव है, जिनके साथ संप्रेषण नहीं हो सकता वो हमारे लिए निर्जीव है। भाई उसका क्या मतलब उसके साथ बोलने का? पता चला हम बोले जा रहे हैं चौं 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 चौं, उसको तो समझेंगे नहीं। ठीक है ना, जब उसके साथ संप्रेषण नहीं हो पा रहा तो संप्रेषण तो हम उसी के साथ करेंगे ना जो हमारी बातों को समझे। अब गाय समझ पाएगी, और जो चीजें तुम्हें ना समझ में आए, ठीक है ना, जो तुम्हारी बातों को ना समझे वो सब निर्जीव है, चाहे गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब। ठीक है, बट लायन शेर की बात होती है। ठीक है, तो जब शेर की बात होगी वो तुम्हारे लिए सजीव की तरह काम करेगा, बिकॉज सम्मान दो उसको, जंगल का राजा है। अब पता चला वो यहाँ आ जाए और वो ऐसे करे तुम भी कह दो हाँ, जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो शेर को थोड़ा सम्मान दो भाई, उसको अपने बराबरी करो, बाकी सबको एक। तो जब प्रोनाउन समझना है ना, तो प्रोनाउन के लिए हमें याद रखना है कि ऑल एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, ऑल न्यूटर जेंडर, हमेशा आपको इट का यूज करना होता है। ठीक है, लोअर एनिमल एंड यंगर चिल्ड्रन, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बेबी। ठीक है, अब बेड में बैठे बैठे चिल्ला रहा है, मैं रोए जा कुछ भी कर रहा है। ठीक है, अब तुम उससे कहते चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वो नहीं समझ रहा, क्योंकि वो समझदार है ही नहीं। और जब समझदार है ही नहीं, वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन कर पा रहा है? कितना भी वो व्यक्ति की औलाद है, कितना भी वो सजीव है, देखने में तुम्हारे जैसा है लेकिन छोटा है, लेकिन उसके साथ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भी हमारे लिए क्या है? निर्जीव। इसलिए हम उसके लिए भी इट का यूज करते हैं। तो यंगर चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल इज ऑल्सो अ न्यूटर। बात समझ में आई? तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में जरूरी है, और अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो पाए। क्लियर सी बात है? बात समझ में आई? तो ऐसे ही देखो, ये कम्युनिकेशन वाला ये है सेंडर। सेंडर मतलब होता है, हाँ जी बताओ। अब गूंगा बहरे के लिए सीधी सी बात है भाई, वो समझा देता है थोड़ा बहुत, कम से कम हाथ से लिख के बता देता, संकेत वाचक भाव से बता देता, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कर, अब मान लो चाइनीज है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हम तुम लोगों को रटवा नहीं रहे, हम तुम लोगों को समझा रहे कि आखिर प्रोनाउन कैसे यूज कर पाओगे कि गलत ना हो। ठीक है, अब मान लो सपोज नैतिक शिक्षा की कहानियों में बात कर रहे थे, नहीं कर रहे, तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, जंगल में एक शेर रहता है, उसकी एक शेरनी रहती है, वो उससे कहता है कि मान लो सपोज कोई कहानी बना लो अपने से, मगरमच्छ है, मगरमच्छ में एक बंदर रहता है, तो पेड़ में कहता मैं तेरा कलेजा खाऊंगा, पढ़िए कहानी, पढ़िए। अब पता चला तुम लोगों ने देखा होगा आपस में दोनों बातें कर रहे, नहीं कर रहे? जब आपस में दोनों बातें कर रहे तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे ना, और जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो मेल के लिए ही लगाओ, फीमेल के लिए सी लगाओ। लेकिन जब हम यूज करेंगे तो हम तो नहीं कर पा रहे, और जब हम नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए निर्जीव। ठीक है ना, जैसे तुम लोगों ने कार्टून नेटवर्क देखा होगा, आपस में सब बातें करते रहते हैं, और जब आपस में सब बातें करते रहते हैं तो उनके लिए मेल और फीमेल होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो ही और सी भी होंगे, नहीं होंगे? लेकिन जब हम बात करेंगे, हम मान लो इन पर निबंध लिखें, तो हमें तो क्या लगाना पड़ेगा? इट लगाना। ठीक है ना,
तो ऐसे करके हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती है इंग्लिश की। ठीक, जैसे अगर हम सेंडर की बात करें यहाँ पे सेंडर, तो सेंडर क्या है? प्रेशर। आप देखो सीधी सी बात है, हम आपको कोई बात बताएंगे, कोई भी चीज़ कहेंगे तो कुछ ना कुछ सिंबल में बताएंगे, कुछ ना कुछ शब्दों में बताएंगे। मान लो सपोज ए पे लिख दिया तो हमने सिंबल बनाई, एक आकृति बनाई, इट इज अ इनकोडिंग। जब हम प्रेषक के द्वारा ग्राही तक किसी भी कोडिंग के माध्यम से या संकेत के माध्यम से हम कोई बात बताना चाहते हैं तो क्या कहलाएगी? इनकोडिंग। तो सबसे पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं? इनकोडिंग में भेजते हैं। बात समझ में आ रही? इनकोडिंग कैसा भी हो सकता है, एक मैसेज के माध्यम से हो सकता है, एक किसी चैनल के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन अगर रिसीवर समझदार होगा तभी तो डिकोडिंग कर पाएगा और तभी वो समझ पाएगा। अगर रिसीवर समझदार होगा ही नहीं तो वो डिकोडिंग कर ही नहीं पाएगा। अब मान लो सपोज किसी अनपढ़ के सामने हम मैसेज लिख के भेजते हैं तो वो पढ़ पाएगा, और जब नहीं पढ़ पाएगा तो वो डिकोडिंग भी नहीं कर पाएगा, और जब डिकोडिंग नहीं कर पाएगा तो वो रिसीवर और सेंडर के बीच में एक व्यवधान उत्पन्न होगा जिसे हम बोलेंगे वॉइस। और अगर वही चीज सेंडर के द्वारा इनकोडिंग के माध्यम से मैसेज और चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास भेजी गई और रिसीवर ने उस चीज को डिकोडिंग करके समझ लिया है तो वो उसका फीडबैक देगा किसको? तो ये हो जाएगा हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन। और यहाँ पे जो जब समझ में नहीं आएगा तो हम कहेंगे वहाँ पे एक व्यवधान उत्पन्न होगा जिसे क्या कहेंगे हम लोग? आगे बात समझ में क्लियर सी बात? कोई समस्या? तो सबसे पहले अब इन शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये शब्द हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, ये तो सबको पता, इनकोडिंग डालो। ठीक है, इनकोडिंग कंटिन्यू करें या इतना पर्याप्त? पढ़ा दें? ये बता दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये करा तो लिखो इनकोडिंग। देखो इसमें देखिए, प्रेषित संदेश को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरण को संकेतन कहते हैं। प्रेषित संदेश को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरण करने को संकेतन कहते हैं, यानी इनकोडिंग कहते हैं। संकेतन या इनकोडिंग कहते हैं। क्लियर सी बात? अरे सीधी सी बात है। मान लो सपोज अपन लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ओरल हो पा रहा है। अब मान लो सपोज लिखित रूप में करेंगे, मान लो सपोज आप घर चले गए, ठीक है, अब हमें आपसे कोई बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? मैसेज खेलेंगे। अब मैसेज में जब लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? इनकोडिंग करना, संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट में संकेत के माध्यम फिर डालो मैसेज, हेडिंग डालो मैसेज या संदेश। ठीक है, अब संदेश कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो संदेश को ऐसे 2-3 भागों में डिवाइड कर लो। तो संदेश होते हैं आपके लिखित संदेश, मौखिक संदेश, ठीक है, अलिखित व अशाब्दिक संदेश। ठीक है, अलिखित या अशाब्दिक संकेत। अब देखो ये क्या है? ये इट इज ऐसे समझो कि जो हम लोगों ने संकेतन भेजा है ना, या जो सोर्स भेजा उसका भौतिक स्वरूप कैसा है? ठीक है, अगर लिखित होगा तो दिखाई देगा, मौखिक होगा तो दिखाई देगा, संकेतक में होगा यानी कि अशाब्दिक में होगा तो क्लियर ना? तो ये भौतिक स्वरूप। ठीक, नेक्स्ट पे लिखो, ये हो गया। हाँ भौतिक ही। नेक्स्ट पे लिख लो चैनल। चैनल को हम माध्यम भी बोलते हैं, मीडियम। चैनल, मीडियम, माध्यम।
अब जो माध्यम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मौखिक और दूसरा सांकेतिक। मौखिक और सांकेतिक। मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। मौखिक और सांकेतिक, मौखिक मतलब मुख से, सांकेतिक में लिखे प्लस सिंबल हाव भाव सब आ जाएंगे, ठीक है। सांकेतिक क्योंकि अपन तो ये क्या है, ये क्या लिखा है बताओ? नॉइज नहीं, ये बस एन, ये क्या है? संकेत। इट इज अ सिंबल ऑफ साउंड। हमारे मुख से निकलने वाले साउंड के लिए जो सिंबल बना है वो क्या है? एन। अब एक क्वेश्चन पूछ लें, विच इज द नंबर ऑफ साउंड? हमारे मुख से निकलने वाले साउंड कितने? हाउ मेनी? हाँ भाई, साउंड कितने निकलते हैं भाई? शब्दों का चयन कर पा रहे हो, तुम लोग शब्द बना पा रहे हो, हमारे मुख से ढेर सारे शब्द निकल रहे हैं, आपके टोटल आवाजें तो निकल रही हैं, और निकल रही हैं तो टोटल साउंड कितने प्रकार के निकलते हैं मुंह से, जिनको हम कंबाइन करके शब्द बना लेते हैं। जैसे हमें पता है लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड, जब हम लेटर को कंबाइन करते हैं इट इज अ वर्ड, ठीक है। जब हम साउंड को कंबाइन करेंगे तो इट इज अ शब्द वाला साउंड, एक लैंग्वेज लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ साउंड कितने होते हैं? हमारे मुख से निकलने वाले टोटल साउंड होते हैं 44। कितने साउंड? 44। उन 44 साउंड को इंग्लिश में 26 लेटर के माध्यम से संकेतक किया जाता है, ठीक है। साउंड हमेशा 44 ही होते हैं, जिसमें से 20 या 22, देखो कुछ राइटर्स के माध्यम से आपके 20 या 22 क्या होते हैं? वॉवेल साउंड। बाकी सारे कैसे होते हैं? सॉरी 24 और 26। 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड और बाकी आपके 20 आपके वॉवेल साउंड। और कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग 26 कॉन्सोनेंट साउंड, 18 वॉवेल साउंड। अलग अलग राइटर्स के माध्यम से अलग अलग, ठीक है। तो साउंड की नंबर चेंज नहीं होती, अल्फाबेट्स लेटर्स की संख्या चेंज होती है। हिंदी में कितने वर्ड हैं? हिंदी में कितने लेटर हैं? 52। उन्हीं शब्दों को डिनोट करने के लिए 52, उन्हीं शब्दों को डिनोट करने के लिए 26। अब सोचो 26 लेटर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश इज अ वेरी पुअर लैंग्वेज, हिंदी से आधे लेटर हैं, ठीक है, फिर भी खतरनाक लगती है हम लोग, क्योंकि अपन लोग उसका वो नहीं करते, अपन लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अपनी पर्स वैसे होती है तो उसका लोकल लैंग्वेज नहीं, लोकल लैंग्वेज नहीं है ना, अगर होती तो फिर वो भी आसान लगती है, आसान है ना। इसलिए यूज किया करो, इंग्लिश वर्ड यूज करोगे अपने आप लोकल लगने लगेगी, ठीक है। मतलब अगर व्यक्ति हिंदी में बोलो फिर अपन इंग्लिश में बोले तो वो awkward लगता है। कोई नहीं, लगने दो अवॉइड भाई, सामने वाले को समझ में नहीं आता। हमेशा याद रखो खुद सेल्फिश होना चाहिए चीजों को सीखने के लिए, दूसरे को ध्यान में मत रखो, दूसरा तो है ही गधा, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं अपन, तब का मतलब कब तक नहीं आएगा। अब पता चला आपका मित्र होगा तो भाव को समझेगा, नहीं समझेगा, और नहीं मित्र होगा तो उससे हमें क्या लेना देना भाई, हमें तो अपना कार्य सिद्ध करना है। हम सच बता रहे, हमें कोई चीज सीखनी होती थी ना, या सीखनी होती है, और अगर हमें वो हमारे लिए नई है तो अगले दिन हम वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है वहाँ पे अपने लिए, कि चीज़ें हमें सीखनी है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि भाई तुम कोई बात ये वाली तुम्हें बात समझ में आई, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन समझ में आए, अब तुम्हें रिवाइज करना है, किसको पकड़ो रिवाइज करने के लिए, और तुम कह रहे हो नहीं हमें बोल के रिवाइज करना है, पकड़ लो किसी एक को, अपने घर के परिवार के चाचा बुआ मौसी सबके लड़के को, किसी को फोन लगा लो, किसी मित्र को, अरे तुम्हें पता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सुनो हमारी बात। वो कह रहा है अरे रखो यार फोन, तोड़े नहीं, अरे सुनो तो पूरी बात। बस ऐसे करके हम चीज़ों को सीख जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट को हमेशा कैसा होना चाहिए, डिजायरफुल होना चाहिए, ठीक है, हमेशा लालची होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। टीचर से निकलवा पाने की उसके पास एक्टिविटी होनी चाहिए कि भाई वो टीचर से क्या क्या निकलवा पा रहा है। टीचर के पास मान लो सपोज टीचर के पास तो भंडार है, मान लेते हैं कि भंडार है, हमारे पास कला भी तो होनी चाहिए उस भंडार को अपने पास लाने की,
कैसे निकलेंगे ठीक ये है। बताइए। तो उसके लिए हमें चीज़ों को बस जिज्ञासु तो होना होता है। इसलिए देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हमारे लिए वो स्टूडेंट सबसे अच्छे होते हैं कि जो ढेर सारी चीज़ें पूछे, कम से कम उन्हें हम दे भी तो पाए। ठीक है, अच्छा भी लगता है उनके पास कम्युनिकेशन पहुंच रहा है, अच्छी बातें पहुंच रही हैं। अब ऐसे नहीं कि पता चला हम कहानी सुनाए जा रहे हैं तुम लोग शांत बैठे, फिर हमें भी लगेगा कि इनको ये फालतू का ज्ञान देना बेकार है, ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं बस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते, कुछ टीचर ऐसे भी हैं विद्वान टाइप के, वो कहते हैं भाई स्टूडेंट को उतना ही पूछे जितना हम पढ़ा रहे हैं, उससे अतिरिक्त ना पूछिए हमसे। हाँ, ठीक है, अतिरिक्त पूछे तो दिक्कत हो जाती है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमसे क्या पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब हम आपसे पूछ सकते हैं सब। ठीक, हाँ क्या, हम तो कहते खूब पूछो हमसे, शक्ति सर भी बोलते हैं कि हम जितना पूछना है वही तो हम कह रहे। जब तक तुम पूछोगे नहीं चीजें निकल के नहीं आती। अब पता चला कि सपोज तुम्हारे टॉपिक में ये चीज हमने तुम्हें लिखवा दी, इनकी डेफिनेशन लिखवा दी, चले। अब पता चला तुम सिर्फ डेफिनेशन रट्टा मार के याद करोगे। अगर हमने कहा इस वर्ड को हम बहुत अच्छे से ढेर सारे मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें समझा पाएंगे, तो क्या ये भूलेगा कभी नहीं भूले। और ये एग्जाम्पल कब निकलेंगे, जब तुम पूछने का प्रयास करो, तभी तो निकलेंगे, नहीं तो हम तो लिखवा के निकल लेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट को हमेशा इस टाइप का होना चाहिए। हम तो हमेशा यही मानते हैं, हम सबको सिखाते हैं कि भाई ऐसा बनो, फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या हो गया हमारा चैनल। अब देखो चैनल जो होता है तो सीधी सी बात है, चैनल होगी ना, चैनल मौखिक और सांकेतिक। मौखिक सांकेतिक के साथ साथ याद रखो सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है किसी चीज को कहीं पे पहुंचाना है। सबसे अच्छा माध्यम सबसे मीडिया, जनसंचार। ठीक है, तो संप्रेषण को अगर हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है आज की डेट में, तो सबसे अच्छा संचार क्या होता है, जनसंचार। तो लिख लो, एक पॉइंट डाल के लिख लो, नोट करके। देखिए संप्रेषण के सभी प्रकारों में, संप्रेषण के सभी प्रकारों में जनसंचार की पहुंच सर्वाधिक होती है। जनसंचार की पहुंच सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब देखो जनसंचार की बात कर ले थोड़ा सा। ठीक है ना, जनसंचार। अब जैसे जनसंचार मान लो हमें कोई बात पहुंचानी है महोबा के प्रत्येक व्यक्ति के पास, तो कैसे पहुंचाएं? मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से। ठीक है ना, ऐसे करके पहुंचाना होता है। तो एक हेडिंग डाल लो, जनसंचार। जनसंचार। ठीक है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक में लिखो परंपरागत मीडिया, ठीक है, दूसरे में लिखो नव मीडिया। नव मीडिया, ठीक है। परंपरागत मीडिया में लिख लो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट कि इसमें कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो परंपरागत मीडिया में लिखो पुस्तक, समाचार पत्र, रेडियो दूरदर्शन, रेडियो, नेक्स्ट दूरदर्शन, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, पुस्तक है, समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन, ये किस प्रकार का संप्रेषण होगा? एक तरफा या दो तरफा? एक तरफा। इसे बोलते हैं हम अवैतनिक या एक तरफा संप्रेषण। ठीक है, अवैतनिक या एक तरफा। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे हम जानकारी दे तो पा रहे,
पर उन्हें कुछ फीडबैक फीडबैक नहीं दे पा रहे, तो एक तरफा। अब मान लो सपोज किसी ने किताब लिखी थी, वो निकल लिए कहाँ, ऊपर स्वर्ग सिधार गए। अब मान लो सपोज उस किताब के बारे में हमें कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, या कुछ शब्दों के बारे में कोई डाउट हो रहा है, तो कौन है बताने वाला, कोई नहीं। एक तरफा हो, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखो नो मीडियम है, नो मीडियम, इसमें लिखो SMS, SMS मैसेज, SMS और सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, दो तरफा कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा क्या बोला सर आपने? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, दो तरफा या वैश्विक संप्रेषण, वैश्विक संप्रेषण या दो तरफा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, चैनल क्लियर ना। तो माध्यम ही हमारा चैनल है, और माध्यम कितने हो सकते हैं, माध्यम ढेर सारे हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हमें संप्रेषण के लिए। तो सबसे बेस्ट माध्यम जो है जनसंचार है, अपनी बातों जन तक पहुंचाने के लिए, और उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर है, पुस्तक है, ठीक है, दूरदर्शन है, रेडियो है, ठीक है, परंपरागत मीडिया में चला जाएगा, ठीक है, जो हमारे वर्षों से चली आ रही है, ठीक। नेक्स्ट में SMS, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब में कम्युनिकेशन चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चलती रहती है, ये भी क्या है आपका एक नौ मीडिया, ठीक है। यहाँ पे हम फीडबैक प्राप्त नहीं करेंगे, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम एक तरफा संचार। इधर हम फीडबैक दे पाएंगे, बातें कर पाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा दो तरफा, ठीक है। नेक्स्ट में हेडिंग डालो डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग को हिंदी में लिख लो समझ, ठीक है। समझ 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 के बारे में थोड़ा सा देखो, इसमें लिखो समझ को कैसे लिखना है, शब्द शब्द या कूट शब्द को, समझ या कूट शब्द को आसान बनाना, समझ या कूट शब्द को आसान बनाना। क्लियर सी बात, समझ में आई डिकोडिंग। मान लो जो हमारा कूट शब्द जो कोडिंग थी, उसको हमने आसान शब्दों में बना के समझ ली, इट इज अ डिकोडिंग। क्लियर, ठीक। इसको तो सब लोग जानते हो, रिसीवर, रिसीवर को जो जानते हो ना सब, कौन है, ग्राहक। नहीं हम नहीं है, हम भी हैं, हम आपकी बातों को सुनेंगे तो हम ग्राही, आप हमारी बात भी सुनेंगे तो आप ग्राही, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया ना, ये तो हो गया। नेक्स्ट डालो फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक में लिख लो यह ज्ञात करना कि, फीडबैक में लिखो यह ज्ञात करना कि संदेश उसी रूप में पहुंचा है या नहीं, संदेश उसी रूप में पहुंचा है या नहीं, ठीक है। अब मान लो सीधी सी बात है, फीडबैक हमें तभी मिलेगा ना, मान लो सपोज हम तुम्हें कोई बात संचारित करना चाहते हैं, आपके पास कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, और अगर हमने आपसे पूछा तो अगर आपका हमें फीडबैक मिल जाएगा तो हमें कम से कम इस फील होगा, या हम कहें हमें ये पता चल पाएगा कि हम जिन बातों को आपको समझाना चाह रहे थे वो बात आपके पास उसी तरह से पहुंची हैं या नहीं, ठीक है। क्लियर सी बात ना, तो ये हो जाता है हमारा फीडबैक, ठीक है। तो आज के लिए इतने ठीक है, चार हो जाएगा।
ठीक, तो तुम लोग करना क्या है, इसको बेहतरीन रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके आगे हम लोग फीडबैक के बारे में भी और सीखेंगे कि फीडबैक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो फीडबैक को डिटेल से हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई अभ्युदय योजना से साथ जुड़ो, जिससे क्या हो, तुम लोगों को फायदा, ठीक है। सभी को राम राम।